FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन जो होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मरीज आप तक पहुंच कर रहे हैं। ये सच बात भी है और ये इसमें बड़ा गर्व महसूस होता है। एक जो दावे हमने जो सुने, मरीज 3 से 4 घंटे के अंदर चलने लग जाते हैं। हमें एक तरफ के घुटने के ऑपरेशन में लगभग 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो हमारे अमूमन पेशेंट लगभग ऑपरेशन से 3-4 घंटे के बाद पाँव को वापस हिलाना भी शुरू कर देते हैं, घुटने मोड़ना भी शुरू कर देते हैं, कुछ कदम चलना भी शुरू कर देते हैं। रोबोलेंस में आईसीयू की कोई ज़रूरत नहीं है, मेटल के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो फिजियोथेरेपी करवानी होती है वो सिर्फ करवानी होती है लगभग 3 से 4 हफ्ते। वो बड़े ही आसानी से पेशेंट अपने घर पे ही कर सकते हैं। एक टांग मेरी टेढ़ी हो गई थी, मैं इवन 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था। चलना तो मैंने उसी दिन उन्होंने खड़ा कर दिया, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को चलाना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंस इस हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में कैसा है? दी बेस्ट। पेन था, थोड़ा चलने में दिक्कत थी, धीरे धीरे बहुत पैर को से उठा कर नहीं चल पाती। और अब आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। मैं 15 साल से मुझे ऐसे परेशान थी मैं। कैसा महसूस कर रही हूँ? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। खाना अच्छा है और नर्सिंग की तरफ से भी अच्छा है। मैं मध्य प्रदेश में सतना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आया हूँ और दोनों नी में मेरी प्रॉब्लम थी, मैं चल नहीं पाता। हमको ये बेहतर लगा। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुजाता कंवर। जीवन में चलना फिरना हमें जीवन के असली आनंद को महसूस करवाता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आपके रोजमर्रा के जो काम हैं वो भी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अब इस समस्या का हल लाया है चंडीगढ़ का हीलिंग हॉस्पिटल, जो रोबोलेंस FT3D नी रिसर्फेसिंग के जरिए लाखों मरीजों की मदद कर रहा है। तो इस तकनीक के बारे में तमाम सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तरणदीप सिंह गिल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर ये तकनीक क्या है, ज़रा आप विस्तार से हमें बताइए। आज तक के जितने भी पुराने ऑपरेशन, घुटने बदलने के जो ऑपरेशन किए जाते थे, वो ऑपरेशन हमेशा ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर मरीज़ के घुटने को खोल कर सारा मेजरमेंट, सारा नापतोल, सब चीज़ की जांच पर जो करने होती थी वो ऑपरेशन के दौरान की जाती थी, जिसके कारण ऑपरेशन का जो समय होता था वो बहुत लंबा, काफ़ी लंबा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन माना जाता था। FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बड़े ऑपरेशन की बजाय ये ऑपरेशन अब मात्र 15 या 20 मिनट का ही रह गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे चेंज हुआ? उसमें जो सारा श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी पे। हम मरीज़ के घुटने को खोल के कोई मेजरमेंट या कुछ जांच नहीं करते हैं। हम ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट के पूरी टांग के CT स्कैन, उसके 3D रिकंस्ट्रक्शन और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन से पहले ही सारी कैलकुलेशंस कर ली जाती हैं। इससे 2 फ़ायदे मिलते हैं। FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस में मरीज़ के ऑपरेशन का समय जो है वो कम हो जाता है। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन जो होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, दर्द जो है वो कम हो जाता है। ऑपरेशन जल्दी ख़त्म होने के कारण मरीज़ को इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अभी तक जो हैं आप लोग बहुत सी सक्सेसफुल सर्जरियां कर चुके हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है और देश के किन अस्पतालों में ये सुविधा मौजूद है भी या नहीं? शुरुआत में जब लगभग आधे दशक पहले जब हमने ये ऑपरेशन करने शुरू किए थे, तो जाहिर सी बात है लोगों का शुरुआत में भरोसा नहीं था, कुछ सवाल भी उठे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ये सेम ऑपरेशन ही है, ये पुराने वाला ऑपरेशन ही है। लेकिन जैसे जैसे इस ऑपरेशन के रिज़ल्ट्स बाहर आए, हमने कई नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इसके रिज़ल्ट्स पब्लिश किए। जैसे जैसे इसके रिज़ल्ट सामने आए, लोगों का भरोसा, डॉक्टरों का भरोसा। अब सारे भारतवर्ष में जब हमने ये ऑपरेशन पहली बार शुरू किए थे तो हमारे मेडिकल का ही इसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं देखे थे। पिछले आधे दशक से अच्छे रिजल्ट्स देखने के बाद आजकल ये काफ़ी अस्पतालों में
चर्चा में भी है और काफ़ी जगह पे हम जाके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि जो नए डॉक्टर्स हैं उनको भी समझ आए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी कोई आसान टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमने मोबाइल फ़ोन खोला और हम सीख गए। इसके लिए बड़े सालों की ट्रेनिंग लगती है, बहुत सालों का परीक्षण होता है और फिर ही कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है। आज की डेट में चंडीगढ़ का हीलिंग हॉस्पिटल ही पायोनियर है इस ऑपरेशन में। हमने सबसे ज़्यादा सर्जरीज इस सॉफ्टवेयर के साथ सारे भारत में की हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट जो सारे भारतवर्ष में हीलिंग हॉस्पिटल के सेक्टर 34 के हीलिंग हॉस्पिटल में ही प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इस ऑपरेशन के साथ हम मदद कर सकें ताकि उनको पुराने ऑपरेशनों की तरह, पुराने ऑपरेशनों के साथ कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना सहनी पड़े। जैसे इस तकनीक में जो घुटने का क्षतिगत हिस्सा है उसे ही बदला जाता है, उसे ही ठीक किया जाता है, ज़्यादा नुकसान जो है घुटने को नहीं पहुंचाया जाता। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आप इस बात पे प्रकाश डालिए। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे घुटने का एनाटमी कैसी होती है, हमारा घुटना अंदर से कैसे होता है। तो अब अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं, हमारा घुटना 3 हड्डियों के साथ बनता है। हमारी जांघ की हड्डी, हमारी टांग की हड्डी और जो घुटने के आगे कटोरी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। इन तीनों हड्डियों के कॉम्बिनेशन को ही हम घुटना बोलते हैं। घुटना कोई अलग चीज़ नहीं है। घुटना इन 3 हड्डियों का जहाँ पे जोड़ होता है उसको घुटने का जोड़ कहा जाता है। अब जो आम ऑपरेशन होते हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल ऑपरेशन होते हैं, उनमें ये तीनों हड्डियों को निकालना पड़ता होता है। FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशन में हम सिर्फ जांघ की हड्डी और टांग की हड्डी के ऊपर से कुछ मिलीमीटर का जो डैमेज्ड हिस्सा, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा होता है, सिर्फ उतना ही निकालते हैं। दूसरा जो बड़ा फ़र्क है वो है नॉर्मल ऑपरेशन में, जो पुराने ट्रेडिशनल ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन है, उनमें ऑपरेशन करने के लिए जांघ की हड्डी के अंदर ड्रिल करने के बाद एक लंबी रॉड डालनी पड़ती होती है जिसको हम मेडिकल भाषा में इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड कहते हैं, जिससे सारे ऑपरेशन की अलाइनमेंट की जाती है। ये पुराने ऑपरेशनों में, ट्रेडिशनल ऑपरेशनों में ये रॉड ऑपरेशन करने से पहले डाली जाती है और ऑपरेशन होने के बाद ये निकाल ली जाती है, जिससे पेशेंट के, मरीज के घुटने के जांघ की हड्डी जो अंदर से है वो खोखली हो जाती है और वो हमेशा के लिए ही खोखली रह जाती है। FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशनों में इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट करने के लिए हमें रॉड की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी सॉफ्टवेयर से ही हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सारा घुटना बदलना या घुटने के सिर्फ डैमेज्ड हिस्से को बदलना, तो ये फ़र्क होगा पुराने ऑपरेशनों में और FT3D नी रिसर्फेसिंग रोबोलेंस के ऑपरेशनों में। जी डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मरीज आप तक पहुंच कर रहे हैं, क्या ये सच है? ये अच्छी बात है और ये सच बात भी है और ये इसमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि डिजिटल इंडिया के पहल के कारण आजकल जो टेक्नोलॉजीज़, जो सॉफ्टवेयर्स पहले भारत में आते आते 5 साल 7 साल लग जाते थे, डिजिटल इंडिया के मदद से जो सॉफ्टवेयर्स, जो टेक्नोलॉजीज़ आज विकसित देशों में लॉन्च होती हैं, अगले ही दिन या उसी दिन ही भारत में भी लॉन्च हो जाती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये यूनिटी इंजन का सॉफ्टवेयर है, ये एक यूरोपियन यूनियन का सॉफ्टवेयर है और रोबोलेंस में जो हम हेडगियर यूज़ करते हैं वो USA की, अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडवेयर है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छी बात है कि भारत में ही आजकल हमें बड़ी जल्दी ही ये टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हो गई हैं और यही शायद कारण है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो NRI जो लोग हैं, उनको जब ये समझ में आता है कि सेम टेक्नोलॉजी जो उनके देशों में, विकसित देशों में उपलब्ध है, वही टेक्नोलॉजी अब भारत में भी अवेलेबल है, लेकिन भारत में वेटिंग लिस्ट नहीं है और जो खर्चा है वो एज कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो जी हाँ, विदेशों से हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके जो NRIs होते हैं वो ऑपरेशन करा के वापस अपने आप ठीक होके वापस चले जाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बाकी अस्पतालों में जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसके बारे में सुना होगा, उसके विज्ञापन भी देखे होंगे। अब आप ये बताइए कि आपकी जो नई तकनीक है और जो परंपरागत तरीके से सर्जरी की जाती है वो दोनों किस तरह से अलग है? पुराने ऑपरेशन जैसे कि मैंने बताया वो एक मैनुअल ऑपरेशन किए जाते हैं। मैनुअल ऑपरेशन मतलब वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ डिपेंड करते हैं कि जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर है उसका कितना तजुर्बा है।
FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस में क्योंकि हमने ऑपरेशन की सारी जो तैयारी होती है वो ऑपरेशन से पहले करनी होती है, यानी कि हमें ऑपरेशन के दौरान कुछ नापतोल, कुछ जांच करना, कुछ मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये सारा ऑपरेशन पहले से ही प्लान करके किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे और फिर देखेंगे क्या ऑपरेशन करना है, हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो पुराने ऑपरेशंस, जो ट्रेडिशनल ऑपरेशन, जो बाकी नी रिप्लेसमेंट्स के जो ऑपरेशन होते हैं, अगर उनका हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो है एक्यूरेसी। ऑपरेशन करने की जो सटीकता है वो FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस में नॉर्मल ऑपरेशंस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक जो दावे हमने जो सुने हैं वो कुछ इस तरह से भी हैं कि मरीज 3 से 4 घंटे के अंदर चलने लग जाते हैं, आप 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं, और बड़ी बात तो ये है कि जो सर्जरी है उसमें करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं। तो ज़रा इस दावों में कितनी सच्चाई है ये भी आप हमें बताएं। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस की जो टेक्नोलॉजी है, इसके कारण जो मुख्य फ़ायदे हैं, जो मेन फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ऑपरेशन क्योंकि पहले से ही सारी तैयारी कर रखी होती है, तो ऑपरेशन के दौरान हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमने सिर्फ प्लान को फॉलो करना होता है। और उस प्लान को फॉलो करने में हमें एक तरफ के घुटने के ऑपरेशन में लगभग 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। यानी कि अगर हम दोनों घुटनों का ऑपरेशन मरीजों का एक समय पे करते हैं तो लगभग आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर दोनों घुटने का ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि इस ऑपरेशन में कमर के अंदर जो 24 या 48 घंटों के लिए जो एक एपिड्यूरल का ट्यूब डालने की जो नॉर्मल ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती थी, इस ऑपरेशन में एपिड्यूरल इन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ही पेशेंट के ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद उनकी टांगों में वापस चलने का, वापस हिलने का सुनपन जो चला जाता है, हम साथ साथ ही पेशेंट को कुछ वर्जिश कराना, खड़े होना और कुछ कदम चलाना शुरू कर देते हैं। और ये जो हम सुन करके रखते हैं टांगों को, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लगभग 3 से 4 घंटे। तो हमारे अमूमन पेशेंट लगभग ऑपरेशन से 3-4 घंटे के बाद पाँव को वापस हिलाना भी शुरू कर देते हैं, घुटने मोड़ना भी शुरू कर देते हैं, कुछ कदम चलना भी शुरू कर देते हैं। और क्योंकि इसमें हमने जांग की हड्डी को ड्रिल नहीं किया होता है, जांग की हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचाया होता है, हमने सिर्फ खराब हिस्से के ऊपर ही इम्प्लांट कैप्स डाले होते हैं, तो पेशेंट का जो दर्द होता है ऑपरेशन के बाद वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिस कारण पेशेंट 15-20 दिन के अंदर, 2-3 हफ्तों के अंदर ही बहुत ही अच्छे तरीके से चलना फिरना, थोड़े बहुत काम करना, गाड़ी चलाना वगैरह शुरू कर सकते हैं। सर, अब मेरा सवाल है उन मरीजों के लिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, जो शुगर के मरीज़ हैं, जिन्हें मोटापे की दिक्कत है। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे मरीजों की आप सफल सर्जरी कैसे करते हैं और आपके जो मरीज़ हैं उनकी औसत आयु क्या होती है? अगर हम आज से लगभग 10-15 साल पहले देखें तो घुटनों के ऑपरेशन की जो ज़रूरत पड़ती थी वो पड़ती थी बुढ़ापे बुज़ुर्गों को, जिनकी उम्र होती थी 70 साल 75 साल। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारा खान पान ऐसा है, हमारा एक्सरसाइज, वर्जिश, व्यायाम वगैरह कम है, तो ये घुटनों की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कम उम्र के मरीज़ों में भी आने लगी है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र अभी 45 साल 50 साल होती है, लेकिन उनके घुटने पूरी तरह से ख़राब हो चुके होते हैं। तो आजकल हमारे पास जो औसतन पेशेंट का जो एज ग्रुप आता है वो शुरू होता है लगभग 50-55 साल से, और वो जो एज लिमिट होती है वो लगभग 80 साल तक हम बड़े आराम से सेफली ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था वो था ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होना, कोई भी जो अन्य बीमारी होने के साथ साथ क्या ये ऑपरेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो उसका जो जवाब है, किसी को ब्लड प्रेशर हो या किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी ये ऑपरेशन हम बहुत ही सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यानी कि हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे वो शुगर के डॉक्टर हों, चाहे ब्लड प्रेशर के हों, चाहे हार्ट के डॉक्टर हों। तो हम हर एक मरीज़ को सबसे पहले, जैसे वो हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हर एक डॉक्टर से उनकी जांच करवाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और जैसे ही वो ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं उसके अगले दिन ही उनका ऑपरेशन हो जाता है। और क्योंकि वो उनकी ही देख रेख में रहते हैं तो उनको कोई घबराने की बात नहीं होती है कि उनको कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर गिल, आपने बहुत डिटेल में इस तकनीक के बारे में जानकारी दी है। आइए न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट में देखते हैं कि इस हॉस्पिटल के मरीजों का इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ कहना है।
नमस्कार, न्यूज 18 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में हीलिंग हॉस्पिटल के बाहर, जो दावा कर रहे हैं अपनी खास तकनीक से कई लोगों के घुटनों को ठीक करने का। इनका दावा है कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आप अपने घर जा सकते हैं। आखिर क्या है ये नई तकनीक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और उन मरीजों से भी बात करेंगे कि जिन दावों के बारे में ये हॉस्पिटल बात कर रहा है वो आखिर कितने सच है। तो चलिए हमारे साथ हीलिंग हॉस्पिटल के अंदर। तो इस वक्त हमें हॉस्पिटल के अंदर जानते हैं यहाँ के मरीज से जिन्होंने करीब 1 साल पहले अपना इलाज कराया था, आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम में। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? गुरचरण सिंह, चंडीगढ़ 33। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? करीब बहुत बढ़िया है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। तेजिंदर सिंह गिल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो आपको चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हॉस्पिटल का दावा है कि आप सर्जरी के करीब 3-4 दिनों के अंदर चलने फिरने लग सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल 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 सही। आप चलने फिरने लग गए थे? वैसे एक बात बताऊँ, जो डॉक्टर साहब ने काम करना था कर दिया। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि ऑपरेट करा के चल जाते, केयर नहीं करते बाद में। ठीक है, बाद में केयर तो अपने आप करनी है ना। एक्सरसाइज की है मैंने, बहुत सारी एक्सरसाइजें की हैं, तब चला। तो आप सर्जरी के बाद से बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। उससे पहले, सर्जरी से पहले आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कत, मैं गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था, मेरे को टांग इतनी मुश्किल होती थी, गाड़ी में ऐसे हाथ से फड़ के गाड़ी में रखनी पड़ती। और अब इस तरह? अब तो आराम से चलाता हूँ, बाइक अब आप गाड़ी और बाइक एंजॉय कर रहे हैं? बाइक पूरी चलाता हूँ। परेशानी ये थी जी, भी दोनों टांगों में दर्द था। एक टांग मेरी टेढ़ी हो गई थी, जिसके लिए मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उठने बैठने में, कार चलाने में। मैं इवन 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था। तो आपने हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में कहाँ से सुना था? मैंने कुछ तो ऑनलाइन देखा था, फिर मैंने तफ्तीश शुरू की, तो उसमें 2-4 पेशेंट से बात करी, फिर मेरे को पता चल गया। फिर मैं इधर आया। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने 6-7 हॉस्पिटल जो हैं वो ट्राई किए, अलग अलग जगह पे जाके, तो मेरे को डॉक्टर साहब का जो है सिस्टम बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए फिर मैं हीलिंग हॉस्पिटल में आ गया। तो सर्जरी के कितने वक्त बाद आपने चलना शुरू कर दिया था? चलना तो मैंने उसी दिन उन्होंने खड़ा कर दिया, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को चलाना शुरू कर दिया, वॉकर के साथ। ठीक है। और अब हम देख पा रहे हैं कि आप बिना छड़ी के भी चल लेते हैं। मैं बिना छड़ी के भी चल लेता हूँ। अभी चलो प्रिकॉशनरी कभी कभी ले भी लेता हूँ, जैसे बाथरूम जाना है। आपको हीलिंग हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या मिली और कितनी सुविधाएं यहाँ पर जो है वो पेशेंट्स को मिलती हैं? सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को लगा ही नहीं भी मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, और स्टाफ इतना बढ़िया है हॉस्पिटल का, भी कहने की बात नहीं है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कितनी बार सर्जरी के बाद आके एक्सरसाइज करवाते थे? जो मैंने अपने लिए 3 बार रखा हुआ है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला था भी 3 बार फिजियोथेरेपी लिख के दिया था भी करानी है, तो मैं 3 बार करवा रहा हूँ। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में कैसा है? दी बेस्ट। आपको हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए कितना वक्त हो गया है? अभी 6 मंथ हुए, 6 महीने हो गए। आपकी सर्जरी कब हुई थी हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में? जुलाई में। जुलाई में। और अब आप कैसा महसूस कर रही हैं सर्जरी के बाद? आराम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? चल पाती है? हाँ, पहले चल नहीं पाती थी ऑपरेशन से पहले, अच्छा। लेकिन अब चलना हो जाता है। और अब आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। कैसी फैसिलिटीज़ जो है हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है? सब अच्छा ही अच्छा है। सब अच्छा है। चल पाती है? चल लेती हूँ अच्छी तरह से। जो रोबोलेंस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में काफ़ी कुछ बातें जो है इस हॉस्पिटल की तरफ से किया गए मैं आपको बता देता हूँ। F-35 फाइटर जेट्स हैं, दे यूज़ हेड्स अप डिस्प्ले, ठीक है, विच इज़ AI enabled, विच enables द कैपेबिलिटी ऑफ अ पायलट। इसी तरीके से रोबो लेंस भी होता है, सेम सिमिलर लाइन्स पे, इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, सो इट एड्स द डॉक्टर टू परफॉर्म द सर्जरी। वो एक आप ये समझ सकते हैं कि एक हेल्पिंग हैंड है डॉक्टर के लिए, विच गिव्स हिम एज टू परफॉर्म द सर्जरी। सो उससे सर्जरी उनके लिए थोड़ी ईजी तो नहीं कहूँगा,
बट दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ये भी जो भी होता है दे अंडरस्टैंड क्लियरली बिकॉज ऑफ दैट AI enabled रोबोलेंस विच इज़ देयर। और जो सर्जरी के बाद की जो फैसिलिटी है वो हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में किस तरह की है, क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है आपको स्टाफ की तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से? ज़्यादा डिस्क्राइब तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे कि एक नॉर्मल सिनारी होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो जो टॉप टियर प्राइवेट हॉस्पिटल जो पीपल ऑप्ट करते हैं उसके कंपैरेबल सर्विसेज हैं। स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, अटेंडेंट अच्छे हैं स्टाफ की। आपके जो एक्सरसाइज करवाने आते हैं, फिजियोज आते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, दे ऑल्सो कम ऑन टाइम एंड इट्स गुड। तो अब हम बात करेंगे एक और फैमिली से जिसे इस हॉस्पिटल की रोबोलेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से ठीक किया गया है, जो अब बिल्कुल स्वस्थ है। मैम क्या नाम है आपका और आप मेरा कहाँ नाम से हैं? हरजीत कौर है, मैं देहरादून से आई हूँ। जी, कब आपकी सर्जरी हुई? मेरी परसों हुई है सर्जरी और बहुत अच्छे तरीके से हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा कि कैसे है कैसे नहीं है। आज मैं पूरे अच्छे तरीके से चल पा रही हूँ। आज आप बिना स्टिक के चल पा रही हैं अपने आप? थोड़ा थोड़ा बिना स्टिक के, थोड़ा स्टिक के सहारे। और जो फैसिलिटीज थी वो किस तरह बहुत अच्छी है यहाँ की फैसिलिटीज़, खाना पीना सब, नर्सिंग सब बहुत अच्छा सिस्टम। मैं 15 साल से मुझे मतलब ऐसे परेशान थी मैं। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं आगरा से आया हूँ। हमें वहाँ एक इन्होंने कैंप लगाया था आगरा में। अच्छा वहाँ हम गए थे जी तो डॉक्टर साहब ने हमें एडवाइस किया था जी। और यहाँ पे जो है रोबोलेंस से सर्जरी होती है, इसलिए विशेष कर आए थे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सर्जरी के बाद? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। दर्द कल कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ा ये पट्टी बंधी है अच्छा। तो थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। और दर्द कोई भी नहीं है? दर्द नहीं। और आप चल पा रहे हैं या फिर अभी उतर पा रहे हैं नीचे या वॉकर पे? वॉकर से थोड़ा चलाया है आज, अब चल रहे हैं। और किस तरह की फैसिलिटी जो है यहाँ पर आपको मुहैया करवाई जा रही है? फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं या खाना किस तरह का है? और जो नर्सिंग की तरफ से केयर है वो किस तरह का है? खाना अच्छा है और नर्सिंग की तरफ से भी अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था? यहाँ आके आपको लग रहा है कि अच्छा किया जो दिल्ली के अलावा आप यहाँ पर आए चंडीगढ़ में? अच्छा हुआ। मैं मध्य प्रदेश में सतना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आया हूँ। मेरी एज 74 है प्लस है और दोनों नी में मेरी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं चल नहीं पाता। इसलिए मैंने पता किया अलग अलग जगह पे, हमको ये बेहतर लगा यहाँ की जो डॉक्टर गिल साहब की टेक्नोलॉजी है रोबोलेंस, इसलिए मैं यहाँ आया। इवन यहाँ पर दिल्ली के भी पेशेंट्स हैं और अच्छा। आप MP से आए हैं यहाँ पर, कैसा महसूस कर पा रहे हैं? अच्छा, मुझको तो सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। और जो सर्जरी के पहले आपके हालत थे, घुटनों के दर्द था, वो कैसा था? वो तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो सर्जरी के तुरंत बाद या सर्जरी के दौरान आपको किसी तरह का दर्द महसूस हुआ? कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। और हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से आपको किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो मुहैया करवाई जाती है? सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल से जो एक्सपेक्टेड है और बहुत अच्छा बिहेवियर, केवल डॉक्टर्स का नहीं, सारे स्टाफ का, सपोर्टिंग स्टाफ जो है। डॉक्टर गिल, लोग जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट और खुश नज़र आ रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये रोबोलेंस है और एक जो बहुत चर्चा में है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, क्या ये चीज़ें दोनों एक ही हैं या इनमें किसी तरह का डिफरेंस है? इसमें कुछ चीज़ें सेम हैं लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में और रोबोलेंस में दो जो मेजर, जो सबसे ज़्यादा जो अंतर हैं वो है, नंबर 1, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ऑपरेशन का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो एक मशीन से करवाया जाता है, वो एक रोबोट से करवाया जाता है, जिसमें डॉक्टर का, सर्जन का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है। उस डॉक्टर का काम होता है ऑपरेशन को, घुटने को खोलना और बाद में ऑपरेशन के बाद घुटने को बंद करना। रोबोलेंस में रोबोटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो ऑपरेशन की तैयारी है, ऑपरेशन की जो प्लानिंग है वो रोबोटिक की तरह ही किया जाता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें
ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर खुद करता है, यानी कि ऑपरेशन सारा मैं खुद करता हूँ, किसी मशीन से करवाता नहीं हूँ। बहुत आसान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर्स या किसी भी अस्पताल के लिए एक मशीन खरीदना और उससे ऑपरेशन करवाना, लेकिन उसमें जो एक ह्यूमन टच, जो एक डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन और डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस होता है, डॉक्टर सर्जन का जो हज़ारों ऑपरेशन अपने हाथों से करने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, सारा ऑपरेशन एक मशीन से ही किया जाता है। रोबोलेंस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी में काफ़ी अंतर है। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में ये जो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है उसका हार्डवेयर यूज़ किया जाता है, जिसको पहन के ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि ऑपरेशन डॉक्टर मैंने खुद करना है, लेकिन ये जो मशीन है ये मेरी मदद करती है ऑपरेशन करने में, ऑपरेशन की एक्यूरेसी, सटीकता बढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि ये मशीन ही सारा ऑपरेशन करती है। तो दूसरा जो अंतर है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी लंबे और बड़े ऑपरेशन होते हैं। उनके ऑपरेशन के एक तरफ के ऑपरेशन को ही लगभग 45 मिनट से 1 घंटा, सवा घंटा लग जाता है, जिससे अगेन पेशेंट का ब्लड लॉस ज़्यादा होने का रिस्क होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, और पेशेंट को ज़्यादातर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स के बाद आईसीयू में भी रखना पड़ता है। रोबोलेंस के ऑपरेशन में ना तो पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है, मरीज ऑपरेशन के 15-20 मिनट के ऑपरेशन के बाद वापस अपने कमरे में अपनी फैमिली के पास जाता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। दूसरा जो है, रोबोलेंस में आईसीयू की कोई ज़रूरत नहीं है, मेटल के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नॉर्मल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो चाहे नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट हो, उसमें ऑपरेशन के बाद जो जख्म को बंद करने के लिए जो तकनीक यूज़ की जाती है उसको कहते हैं मेटल स्टेपल्स, यानी कि लोहे के टांके। वो लोहे के टांके लगभग 15 से 20 दिन तक चमड़ी के ऊपर लगे रहते हैं। 15 के 20 दिनों के बाद उनको हमें निकलवाना पड़ता है या कटवाना पड़ता है, जिसके लिए बारी बारी अस्पताल जाना पड़ता है। स्टेपल मेटल लोहे के टांके के कारण पट्टियां बारी बारी करवानी पड़ती हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन पट्टी करवानी पड़ती है। रोबोलेंस में ना तो FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस में ना तो लोहे के टांके लगाने की ज़रूरत होती है, ना बारी बारी पट्टियां कराने की ज़रूरत होती है, और ना ही 15-20 दिन के बाद टांकों को कटवाने की या निकलवाने के लिए वापस अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। ये जो स्टिचलेस तरीका होता है, स्यूचरलेस तरीका होता है, इसमें जो टांके लगते हैं वो चमड़ी के अंदर लगते हैं, जो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, अपने आप ही घुल जाते हैं। तो मरीज़ को बारी बारी अस्पताल नहीं आना पड़ता है डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाने या पट्टियाँ करवाने या टांके निकलवाने। हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स जो दूर दूर से आते हैं उनको हम एक बार भी वापस चेकअप के लिए नहीं बुलाते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको ज़रूर बुलाते हैं, लेकिन रेगुलर फॉलोअप के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको हर 10 दिन के बाद हमें दिखाने आना है। अब जो है डॉक्टर गिल, मैं रिकवरी की तरफ जाना चाहूँगी कि रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी होती है, कब तक ज़रूरी होती है, और ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोग ये जो रिकवरी की प्रक्रिया है इसे जारी रखने के लिए कैसे अपने मरीजों की मदद करते हैं। फिजियोथेरेपी या जो ऑपरेशन के बाद जो वर्जिश करनी होती है वो ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशन के बाद की जो फिजियोथेरेपी होती है उनमें और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें काफ़ी अंतर है। सबसे पहला जो फ़र्क है, जो आम ऑपरेशनों की जो फिजियोथेरेपी होती है, वर्जिश होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। रोबोलेंस और FT3D के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें जो फिजियोथेरेपी करवानी होती है वो सिर्फ करवानी होती है लगभग 3 से 4 हफ्ते, और वो भी कोई भी मशीन से फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैनुअल फिजियोथेरेपी होती है, वो बड़े ही आसानी से पेशेंट अपने घर पर ही कर सकते हैं। वो फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, कितनी बार करनी है, किस तरीके से करनी है, वो हम एक रिटन फॉर्मेट और वीडियो फॉर्मेट में हर एक मरीज़ को डिस्चार्ज के टाइम पे समझाते भी हैं और उनको साथ में भी देते हैं, ताकि वो अपने घर जाके वही फिजियोथेरेपी अपने आप या किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से घर के अंदर ही आराम से कर सकें। फिजियोथेरेपी जो FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के बाद जो करवानी पड़ती है वो इतनी दर्दनाक नहीं होती है। अगेन उसका जो कारण है, उसका जो श्रेय जाता है वो होता है क्योंकि हमने रॉड से जांघ की हड्डी को ड्रिल नहीं किया होता है, तो पेशेंट को उतना ज़्यादा दर्द, उतना ज़्यादा सोजिश ऑपरेशन के बाद नहीं होती है। डॉक्टर गिल, मरीज़ के साथ जो एक और चीज़ है, जो लोग सफ़र करते हैं उनके साथ जो उनका परिवार होता है, उनकी जो चिंताएं होती है, उनका रहना,
खाना पीना, ठहरना, और साथ साथ ये भी चिंता कि जो हमारा फैमिली मेम्बर है जिसका ऑपरेशन होगा, जिसकी सर्जरी होगी, उसको लेकर जो चिंताएं होती है, उसके लिए आप मरीज के परिवार को कैसे आश्वस्त करते हैं? हमारा जो भी पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन कराने आते हैं, सबसे पहले तो हम हर एक पेशेंट की फैमिली को, अगर वो एयरपोर्ट से आते हैं तो हम पिकअप करके लेके आते हैं, अगर वो रेलवे स्टेशन से आते हैं तो हमारी टीम जाती है उनको हॉस्पिटल तक लेके आने के लिए। आने के बाद सबसे पहले सारे परिवार के साथ और पेशेंट के साथ मैं पर्सनली मिलता हूँ। सारे परिवार को और मरीज़ को उनके ऑपरेशन में क्या होना है, कैसे होना है, किस दिन पे क्या होगा, ऑपरेशन की सारी जानकारी, ऑपरेशन के सारे स्टेप्स, कौन सी दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें उनके परिवार को मैं पर्सनली हर एक पेशेंट को समझाता हूँ। अगर हम मरीज़ को ये बताएंगे ही नहीं कि उनके ऑपरेशन में क्या करना है हमने और कैसे करना है, तो उनके मन में कुछ शंका रह जाती है, कुछ डाउट रह जाते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ से भी घबराहट होने लग जाती है। तो इसका जो बड़ा हमने एक तरीके से प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हर एक पेशेंट के, हर एक फैमिली मेम्बर के साथ मैं पर्सनली मिलता हूं और उनको डिटेल में एक एक चीज़ समझाता हूं। फिर जब वो एग्री करते हैं, जब वो समझ जाते हैं, अपनी सहमति देते हैं, हम फिर ही ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। डॉक्टर गिल, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि सर्दियों में सर्जरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बहुत घबराहट होती है कि घाव जो है वो नहीं भर पाएगा। ये मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई है? इसमें सच्चाई हुआ करती थी, क्योंकि पुराने ऑपरेशन जो थे, ट्रेडिशनल ऑपरेशन, वो इतने बड़े ऑपरेशन होते थे, इतने बड़े बड़े चीरे, इतने बड़े बड़े टांके लगते थे, दर्द होता था, तकलीफ होती थी, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस होते थे वो ज़्यादा होते थे। आजकल जो हम ऑपरेशन करते हैं FT3D रिसर्फेसिंग या रोबोलेंस के जो ऑपरेशन, इसमें जो ऑपरेशन का समय है वो कम है, टांके लगने नहीं है, ICU में रखना नहीं है, थाई बोन को, जांघ की हड्डी को ड्रिल हमने करना नहीं है। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसमें पेशेंट के ऑपरेशन के रिजल्ट में कोई अंतर आजकल रोबोलेंस के ऑपरेशन में नहीं है। रैदर अब अगर हम पेशेंट्स को अगर ये समझने में थोड़ी मदद मिले कि जो विंटर सीज़न होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है, वो थोड़ा साफ़ सुथरा मौसम होता है, तो मेरे हिसाब से विंटर सीज़न जो है वो एक अच्छा सीज़न होता है ऑपरेशंस करवाने का। लेकिन हाँ, वो उसी ऑपरेशन में अच्छा माना जाएगा जिनमें बाकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो रोबोलेंस और FT3D रिसर्फेसिंग हम किसी भी मौसम में बड़े ही सक्सेसफुली और बड़े ही आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर गिल, अगला मेरा सवाल ये है कि लोग सर्जरी से बचने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो या किसी तरह का कोई तेल हो। क्या ये जो तरीके हैं ये सच में कारगर साबित होते हैं? ये तरीके यस कारगर होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि घुटनों का आर्थराइटिस की 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ये स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक, यानी कि पहली स्टेज से लेके चौथी स्टेज तक होता था। स्टेज 1, स्टेज 1, 2, 3 और 4। कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या कोई ऑयल, जेल, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस जो घुटनों के अंदर लगते हैं, ये सारे काफ़ी कारगर तरीके होते हैं घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। लेकिन जब तक घुटनों के आर्थराइटिस की स्टेज 3 से नीचे होती है। लेकिन जब एक बार जब घुटने के आर्थराइटिस का जो स्टेज है वो स्टेज 4 चला जाता है या स्टेज 4 से आगे चला जाता है, तब इन सब चीज़ों से कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है, सिर्फ टेम्परेरी आराम मिलता है। जैसे हमने तो कुछ देर के लिए तेल लगा लिया, तेल का असर 1-2 घंटे रहा, उसके बाद दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। हमने फिजियोथेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपी के दौरान और अगले कुछ घंटों के लिए आराम रहा, लेकिन उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक घुटने का आर्थराइटिस स्टेज 4 नहीं होता है, स्टेज 3, 2 और 1 भी होते हैं, जिसमें ये चीज़ें काफ़ी कारगर होती हैं। लेकिन अगर आपके एक्सरे में आपके हड्डियों के डॉक्टर ने ये बता दिया है कि आपकी हड्डियां अब आपस में जुड़ गई हैं, जांघ की हड्डी और टांग की हड्डी अगर आपस में जुड़ गई है आपके एक्सरे में, तो मतलब वो स्टेज 4 मानी जाती है। स्टेज 4 में इन सब चीज़ों के ऊपर समय और पैसा वेस्ट करने का कुछ परमानेंट उपाय नहीं माना जाता है। डॉक्टर गिल, आपने रोबोलेंस की मदद से बहुत से मरीजों की मदद की है, कोई ऐसा खास किस्सा है जो आप बताना चाहें? हमारे पास एक, नाम तो नहीं ले सकते, हमारे पास पेशेंट एक बहुत दूर से आई थिंक उत्तर प्रदेश से आए थे ट्रेन पकड़ के। लगभग उन्होंने रास्ते में 2 ट्रेन चेंज करी। तो जब वो हमारे पास ऑपरेशन कराने के लिए इतनी दूर से आए थे, तो उन्होंने जो हमें बताया अपने परेशानियों के बारे में
कि हमारा जो पेशेंट है वो बाथरूम टॉयलेट तक भी नहीं जा सकता है, वो व्हीलचेयर पे है और वो लगभग पिछले 2 साल से व्हीलचेयर पे ही है। बाथरूम टॉयलेट उनको उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उठा के लेके जाते हैं। वो इतने ज़्यादा आशा लेके आए थे कि एक बार थोड़ा वो मन में एक डाउट हो जाता है, थोड़ा भावुक हो जाते हैं कि इतने देर तक मरीज़ दर्द क्यों सहते हैं। उनका हमने ऑपरेशन किया, उनको लगभग ऑपरेशन से पहले 2 दिन तो उनकी हमें देख रेख में ही लगा क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर थे। फिर उनका ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन के लगभग जब वो 4-5 घंटे के बाद जब वो पहली बार पिछले 2 सालों से अपने पैरों पे खड़े हुए तो वो एक काफ़ी भावुक एक्सपीरियंस था। उसमें पेशेंट के रिलेटिव्स, उसके जो मरीज़ खुद इतना ज़्यादा होपफुल, इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने उस दिन सारे अस्पताल में मिठाई का बंदोबस्त किया। मेरे कमरे में भी आए थे मिठाई देने के लिए। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसको हम हमेशा के लिए याद रखते हैं और आज भी जब उनके साथ, मरीज़ के साथ फ़ोन पे बात करते हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं अब ये बाथरूम टॉयलेट भी अपने आप जा पा रही हूँ। अब तो हम कहीं ये घूमने भी चले गए थे, हम यहाँ भी घूम के आए, हम वहाँ भी घूम के आए। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस जो होते हैं बड़े कॉमन होते हैं और ये याद भी रहते हैं। जी, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि अब जो लोग हैं वो इस दर्द को ज़्यादा नहीं सहेंगे। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ की भविष्य को लेकर सर्जरी में क्या योजनाएं हैं? अभी हमने लगभग सारे देश से ही मरीज़ों का ऑपरेशन किया है। इंटरनेशनल जो बाहर से, विदेश से भी जो मरीज़ आए हैं उनका भी हमने ऑपरेशन किया है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसी टेक्नोलॉजी को और भी आगे लेके जाने के लिए। अभी हम जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उनके साथ और जो हमारी सॉफ्टवेयर की, यूनिटी सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है उनके साथ मिलके जो घुटने के ऑपरेशन के नेक्स्ट स्टेप, यानी कि इस ऑपरेशन को और भी कम समय में करने के लिए और इसमें कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं उनको और भी ज़्यादा कम करने में हमारा जो डेवलपमेंट है वो हम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो है कि हम मरीज़ को जिस दिन ऑपरेशन करें उससे अगले ही दिन हम डिस्चार्ज कैसे कर पाएँ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है वो पुराने ऑपरेशनों को समझ के आगे वाले जो ऑपरेशन होते हैं उनको और भी ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए अपने आप ही सारी कैलकुलेशंस करता है। पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मरीज़ कुछ घंटों के बाद चलना शुरू कर देंगे, लेकिन थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, FT3D नी रिसर्फेसिंग और रोबोलेंस, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम डॉक्टर्स का ही जो काम है वो आसान भी होता जा रहा है और वो ज़्यादा सटीक भी होता जा रहा है। तो फ्यूचर जो है, आगे का भविष्य है वो मेरे हिसाब से अच्छा ही है जब तक अगर हम घुटनों के आर्थराइटिस के ऑपरेशन के बारे में बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिल आपका कि हमारे साथ आप जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों तक जो जानकारियां पहुंची है उनसे उनकी जो उलझने हैं और जो उनके सवाल हैं उसके उत्तर जो है उन्हें ज़रूर मिले होंगे। एक बार फिर से डॉक्टर गिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।